नमस्कार दोस्त, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज हम चलेगा अपना ये स्थापत्य कला विश्व इतिहास का जो अगला जो पोर्शन चल रहा है उसमें चलेगा स्थापत्य कला। इसके बाद में एक वीडियो और बनेगी। देखिए आवाज को बढ़ा लेना थोड़ी सी, इसकी जो आवाज आ रही है उसको इम्प्रूव कर लेना। एक कचर 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 ये बोल रहा है ना, सुराई कम देगा आपको, तो इसको बढ़ा लेना थोड़ा सा। देखिए ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जहाँ पर विश्व इतिहास पूछा जाता है, पुनर्जागरण चल रहा है और ये हमेशा उपयोगी रहेगा। स्थापत्य कला इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, फिर इसको फिलहाल रोक देंगे, फिर चलाएंगे शैक्षिक प्रबंधन और पॉलिटी को। पैड सोच देते हैं उसको पहले उन दोनों को, फिर 10-15 दिन में सोच साथ के डाल के उसको फिर उठा देंगे। इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और विश्व इतिहास, ये चारों प्रॉपर रेगुलर चलते रहेंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये तो एक वीडियो और बना दो इसके बाद में। फिलहाल तो ये चल रहा है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो क्योंकि इसने पैड सोच दिया है, काम को मामला सल्टा दिया है लगभग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के बिना किसी फालतू बकवास के। ठीक, स्थापत्य कला के अंदर हम देखेंगे कि स्थापत्य कला जो चल रही थी विश्व इतिहास में पुनर्जागरण काल में जो स्थापत्य जो चल रही थी मध्यकाल की, जैसे गोथिक शैली या जंगली शैली उसको बोला गया है। पहले जो मध्यकाल चल रहा था ना, मध्यकाल, इस मध्यकाल के अंदर देखिए, मध्यकाल के अंदर एक शैली चलती थी पहले जिसको बोला जाता था गोथिक शैली। गोथिक इसी को बोलते थे जंगली शैली। जंगली शैली स्थापत्य की है शैली, गोथिक या जंगली शैली। ये कैसी थी? ये ऐसी थी जैसे आप कोई गिरजाघर देखे होंगे आप चित्रों के अंदर, चित्र में गिरजाघर देखे होंगे। गिरजाघर में सुइये से नहीं खड़े होते हैं क्या? जो उसका शिखर होता है वो पहले शिखर होते हैं, छतें उसकी पहली छतें होती हैं, उनको बोला जाता है गोथिक शैली के मकान। उनके जैसे मैं चित्र बना देता हूँ, आपको यहाँ लिखा देता हूँ। जैसे ये है, अब ये इसका जो गिरजाघर है, ये गिरजाघर है, ठीक है। ये अब इसकी जो छतें हैं ना, इसमें ऐसी निकली होंगी, ऐसी और ये ऐसे सुइये से निकले होते हैं, लंबे। ये मकान सुइये से निकले होते हैं, यहाँ पर एक घड़ी लगी होती है बीच में। तो ये गिरजाघर हुआ करते थे जो पहले, ये गोथिक शैली थी पहले, जंगली शैली मध्यकाल में। फिर पुनर्जागरण में इस शैली को तो हटा दिया और कौन सी शैली आई? नवीन शैली की शुरुआत कर दी किसने? ब्रुनेलेस्की ने। एक विद्वान था ब्रुनेलेस्की, उसने इसकी शुरुआत कर दी। तो देखिए इसमें क्या कुछ था गोथिक शैली के अंदर। गोथिक शैली के जो छत थे ना, इसकी छत जो नोकदार छत थी। छत कैसी थी? नोकदार। देखो अंदर से भी छत ऐसे ही मिलेगी आपको, अंदर से भी ऐसे नोकदार ही मिलती थी अंदर, जैसे मकान के अंदर घुसते हैं ना वो, ऐसे छत ऐसे ही मिलती थी उसकी। फिर उसके बाद में जैसे पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि इसको को काट दिया ऐसे, और इसको बोला कि आप ऐसे करो, ऐसे गुंबद आकार में बनाओ इस छत को। जो अपने मकान नहीं होते हैं, जो लदाव के मकान होते हैं, पुरानी हवेली होती है, कोठड़ियां होती है, पुरानी हवेलियां, उसके अंदर आप अंदर जाके देखोगे ना तो छत ऐसे गोलाकार मिलेगी आपको, जिसको लदाव का मकान बोलते हैं। तो ये लदाव का सिस्टम चालू कर दिया, उस सुइये को हटा दिया और लदाव का सिस्टम चालू कर दिया। तो फिर वो थी नई रोमन स्थापत्य शैली। ये पुरानी तो बंद कर दी और नई रोमन स्थापत्य शैली की शुरुआत कर दी। ठीक है, आगे चलिए। छत इसकी नोकदार थी, शिखर इसके लंबे थे, ऊंचे। शिखर कैसे थे? ऊंचे शिखर। और जो ये मकान ये बने थे ना सुइये वाले इस गोथिक शैली में, इसके अंदर नक्काशी हुआ करती थी पत्थर और लकड़ी के ऊपर। जैसे कोई चित्र उकेर दिया, किसी मोर का चित्र बना दिया या कोई संतूर का चित्र बना दिया, ऐसे नक्काशी हुआ करती थी। तो नक्काशी इनकी हुआ करती थी पत्थर और लकड़ी के ऊपर। बताइए, पत्थर और लकड़ी के ऊपर इसकी क्या हुआ करती थी? नक्काशी हुआ करती। नक्काशी क्या होता है?
जैसे नक्काशी का मतलब होता है कि भाई पत्थर को उसमें खोद खोद करके उकेर उकेर करके उसके आकृति बना देना, उसको बोलते हैं नक्काशी करना। अपने यहाँ पर कांच की नक्काशी करते हैं, सोने की नक्काशी करते हैं, चमड़े पर नक्काशी करते हैं, राजस्थान में ऊंट के ऊपर ही नक्काशी करते हैं। ठीक, तो वो होती है नक्काशी, यानी डिजाइन बनाना। तो पत्थर और लकड़ी के ऊपर क्या बनाया, डिजाइन बनाया। और इसी शैली में यानी कि गोथिक और जो जंगली शैली थी, इसके अंदर ईसाइयत का ज्यादा प्रभाव था। ईसाइयत धर्म का क्या था, प्रभाव। ईसाइयत का प्रभाव इसके अंदर क्या था, ज्यादा था। ज्यादा यानी ज्यादा। ठीक है, तो ये थी पहले क्या, गोथिक शैली, जंगली शैली। अब हुआ क्या कि ये जो थे ब्रुनेलेस्की, एक अरे सुगरवास कारीगर, वास्तुकार, इसका नाम था ब्रुनेलेस्की। ब्रुनेलेस्की। इस ब्रुनेलेस्की का जो समय था ये था कब, 1377 से और 1466 ईस्वी का था। ठीक है भाई। तो ब्रुनेलेस्की ने क्या किया कि नवीन इटली के अंदर, इटली की बात कर रहे हैं, पुनर्जागरण इटली में चल रहा है, रोम में, फ्लोरेंस नगर आसपास की जगह, वेनिस सोनिस, ये सारी उसी में है, इटली में। तो ब्रुनेलेस्की जो है ना, इस ब्रुनेलेस्की ने क्या किया कि नवीन रोमन शैली, स्थापत्य शैली की शुरुआत कर दी। नवीन स्थापत्य शैली की शुरुआत, यानी कि इसने नवीन शैली की शुरुआत की। पुरानी जो परंपराएं चल रही थी प्राचीन काल में, मध्यकाल की नहीं, प्राचीन काल के, ये पुनर्जागरण क्यों हो रहा है, पूरे प्राचीन काल के ग्रंथों के ऊपर, उनके ज्ञान के ऊपर, उनको ज्ञान के लागू करवाया जा रहा है, तो उसके ऊपर ही हो रहा है। तो प्राचीन काल के ही वो सारी चीज स्रोत उठाएंगे, तो सारे स्रोत वहां से उठा रहे हैं, या ये जो सिस्टम है इसको बंद कर रहे हैं, बाकी प्राचीन काल का सिस्टम और मिक्स में और वर्तमान के आधुनिक काल की जो परंपराएं हैं उनको साथ लेकर के चल रहे हैं, और नवीन शैली का एक विकास किया जाता है। और इस शैली का नाम रख दिया जाता है क्या, रोमन स्थापत्य शैली। रोमन स्थापत्य शैली। इस रोमन स्थापत्य शैली में क्या हुआ, रोमन स्थापत्य शैली में नए प्रकार की, नए डिजाइन के मकानों का निर्माण या गिरजाघरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है। अब इसमें देखो, ये जो ब्रुनेलेस्की है, सबसे पहला अगर इस शैली में, जो रोमन वाली जो शैली है, जो सबसे पहला अगर उदाहरण दिया इसने, तो वो कौन सा था, फ्लोरेंस नगर का ही था। ये खुद कहाँ का था, ये फ्लोरेंस का ही था, फ्लोरेंस नगर का निवासी था ये ब्रुनेलेस्की। तो फ्लोरेंस में एक चर्च पड़ता है, फ्लोरेंस में कैथेड्रल चर्च। इस कैथेड्रल चर्च के अंदर क्या किया इसने, कैथेड्रल चर्च, इसका जो गुम्बद था ना, इसका गुम्बद सबसे पहले डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, ब्रुनेलेस्की के द्वारा ही इसको डिजाइन किया गया था। तो कैथेड्रल चर्च का जो गुम्बद है, तो गुम्बद का डिजाइन किसने किया, इसी ने किया। गुम्बद का डिजाइन किसने किया, ब्रुनेलेस्की ने किया। ये इसको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा प्रश्न पड़ता है कि कैथेड्रल चर्च का जो निर्माण, जो गुम्बद का डिजाइन तैयार किया था, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, ब्रुनेलेस्की के द्वारा तैयार किया गया था। ये तरह की फ्री क्लास चल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक, और आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल तो ये है कैथेड्रल चर्च का क्या कर दिया इसने, निर्माण कार्य, यानी कि गुम्बद का डिजाइन बना दिया। फिर जैसे जैसे आगे चलेंगे, ये कैथेड्रल चर्च के अलावा और क्या क्या इसने किया था, उसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था पोप निकोलस पंचम। पोप निकोलस पंचम। इस पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन सिटी नाम पड़ता है एक शहर का, वेटिकन सिटी। इस वेटिकन सिटी में ये दो चीजें करता है, दो चीजें, एक तो पुस्तकालय खोलता है, पुस्तकालय गलत लिख दिया, पुस्तकालय
की स्थापना कर दी किसने? पोप निकोलस पंचम ने। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में। और एक बना दिया संत पीटर गिरजाघर, संत पीटर गिरजाघर, यानी चर्च, गिरजाघर को चर्च ही बोलते हैं। संत पीटर चर्च का निर्माण कार्य शुरू कर दिया किसने? पोप निकोलस पंचम ने। अब पोप निकोलस पंचम जो है, इसने जो संत पीटर का जो गिरजाघर शुरू किया इसने निर्माण कार्य इसका, तो इसका एक वास्तुकार था। वास्तुकार का नाम था क्या? वास्तुकार इसका था कौन? ब्रोमंते। ब्रोमंते, इस ब्रोमंते वास्तुकार ने इसको शुरुआत की। यानी कि अपने जैसे राजस्थान में जो महाराणा कुंभा के साथ में जो शिल्पी हुआ करता था, वास्तुकार था मंडन, शिल्पी मंडन। इसी प्रकार से इसका वास्तुकार कौन था? ब्रोमंते। ठीक है दोस्तों, अब ये शुरू तो किया इसने निर्माण कार्य, लेकिन अधूरा रहा। पूरा किसने किया? पूरा किया इस तीन जो मूर्तिकार हैं। एक का नाम था राफेल, देखो कार्य पूर्ण किया राफेल, और माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो, और एक था पल्लाडियो, पल्लाडियो। इन तीनों ने क्या किया? इसको निर्माण काम को पूर्ण किया। अधूरा कार्य था ये, इस कार्य को, यानी कि जो चर्च कार्य को पूर्ण किया, चर्च कार्य को पूर्ण किया, तीनों ने मिलकर पूर्ण किया। देखिए जो माइकल एंजेलो है ना, माइकल एंजेलो, ये मृत्यु के दिन तक इसके अंदर निर्माण कार्य में बिजी था। 90 साल का हो गया था ये माइकल एंजेलो, और ये मृत्यु तक इसके अंदर क्या था? बिजी था। पल्लाडियो ने एक ग्रंथ की रचना की थी। पल्लाडियो ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? इसने ग्रंथ लिखा था फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर, फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। इसको आप नोट डाउन करते रहना, आर्किटेक्चर। ये ग्रंथ किसने लिखा था? किताब लिखी थी पल्लाडियो नाम के एक मूर्तिकार ने, यानी स्थापत्यकार ने। तो जो ये चित्रकार था राफेल, माइकल एंजेलो चित्रकार भी था और जो है मूर्तिकार भी था। तो ये मूर्तिकार स्थापत्यकार इनके अंदर ही आते हैं, कारीगर पूरीगर चेजार उजारे में आते हैं सारे के सारे। तो इन्होंने ये जो किताब लिखी थी ना, फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर, इसका यूरोपीय भाषाओं में, अनेक भाषाओं में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। पूरे यूरोप में, इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, हर जगह के ऊपर इसकी जो किताब है उसको क्या किया गया? पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये अब आप खुद क्या पढ़ना है, ये पढ़ा रहा हूँ वो याद नहीं कर रहे हो तो इसको क्या पढ़ोगे? संत पीटर चर्च जो है ना, ये क्या है? चर्च, गिरजाघर है। इससे संबंधित ये लोग हैं, राफेल है, माइकल एंजेलो है, पल्लाडियो है, वास्तुकार कौन है? ब्रोमंते है, और खुद पोप निकोलस क्या है? पंचम। तो इन लोगों को किससे जोड़ करके देखना है आपको? संत पीटर चर्च यानी गिरजाघर से जोड़ करके देखना है आपको। ठीक, अब इसके अलावा और क्या चीजें हैं? और क्या चीजें हैं? देखिए जो सामंत हुआ करते थे और जो धनिक लोग, जो धनिक व्यापारी लोग हुआ करते थे, उन्होंने अपने किले महल भी बनवाए थे। लेकिन इससे पहले इस काल में जो नहीं स्थापत्य कला जो चल रही थी इस समय की, इसमें 3 प्रमुख इमारतों का निर्माण किया गया था। 3 प्रमुख इमारतें थी। एक तो जो लंदन में था, जिसको हम बोलते हैं क्या? लंदन में बोला जाता है इसको संत पाल का गिरजाघर, संत पाल गिरजाघर। एक तो ये है प्रसिद्ध इमारत है ये। फिर एक पेरिस के अंदर जो पड़ता है, पेरिस के अंदर लूब्रे संग्रहालय पड़ता है, लूब्रे संग्रहालय। ये प्रमुख इमारतें हैं। ये मैं लिखवा रहा हूँ आपको, इसको नोट डाउन करके रखना आपको कि पुनर्जागरण की स्थापत्य कला के समय जो प्रसिद्ध इमारतें बनी है, उन इमारतों के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन कौन सी इमारतें हैं? तो आपको ऑप्शन में दे देंगे, 3 ऑप्शन देंगे आपको। यह हो सकता है कि और अदर ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन सही पूछ ले, गलत सही कौन सा है पूछ ले, तो 3 गलत देंगे, एक इनमें से दे देंगे। या हो सकता है आपको गलत पूछे 3 ये दे देंगे।
तो पेरिस का हो गया और लंदन का हो गया। स्पेन के अंदर स्कोरियल, स्पेन के अंदर स्कोरियल एक प्रासाद यानी महल पड़ता है, तो ये भी प्रसिद्ध महल था, इसका भी निर्माण इसी समय हुआ था। तो ये 3 जगह के ऊपर इनको प्रसिद्ध इमारतें हैं जो बनी थी, पेरिस में बनी थी, स्पेन में बनी थी, लंदन में बनी थी, और ये फ्री क्लासेस चल रही है। ढिंढोरा नहीं पीट रहा मैं, बता रहा हूँ आपको भाई, बीच बीच में कई नए नए अफंडिल जुड़ते रहते हैं, तो ये सोचेंगे कि अरे वैसे पूरी फ्री चला रहा हूँ, पूरी इतिहास भंडारा खाओ, तुम भी खाओ औरों को भी खिलाओ। और तो और इसके अलावा ये जो देखो सामंत लोग हुआ करते थे और धनिक लोग थे ना, सामंत प्लस धनिक लोग, जिनके पास में खूब माया दबी हुई थी, सोना खजाना दबा हुआ था। इन ससुरों ने क्या किया कि किले महल बनवाने शुरू कर दिए अपने लिए, कि भाई मैं जो है किले बनवाऊंगा मैं मेरे लिए। मतलब ये लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, ये लोग बोल रहे थे कि किले प्लस महल निर्माण करवाया किन लोगों ने, जो ज्यादा सेठ साहूकार थे ना इन्होंने। और फ्रांस के अंदर इनको क्या बोला गया है, फ्रांस के अंदर यानी फ्रांस का एक प्रांत यानी कि राज्य पड़ता है जिसको बोला जाता है लुआर प्रांत। तो उस फ्रांस के लुआर प्रांत में इनको शातो बोला गया है। लुआर प्रांत में इनको क्या बोला गया, महलों को शातो बोला गया है, शातो। ठीक है, तो शातो नाम दिया गया है, इसको मोस्ट कर लेना क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जा रहा है बार बार ये शातो। ठीक है, तो याद करना है कि फ्रांस में जो किले महल बनाया जाता था धनिक और व्यापारी लोगों के द्वारा, सामंतों के द्वारा, उसको लोअर प्रांत में क्या नाम दिया गया था, शातो बोला जाता था उसको। ठीक है, गर्मी की वजह से थोड़ा क्या है ये बोलने में दिक्कत आ रही, छाले से हो रही है बगलों में। ठीक है, तो ये दहन की वजह से हो जाता है, दहन मैं भी दिखाया नहीं है, दिखाऊंगा फिर। तो ये है फ्रांस लुआर के प्रांत में शातो। अब ये जो है प्रमुख चीजें हैं जो स्थापत्य कला के बारे में आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, एकदम गुड है, ओके। ठीक है भाई, इनको आपको याद रखना है। पीछे मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं और ये बता रखा है, ये मोस्ट चीजें हैं, फालतू की चीजें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे कहाँ क्या हो गया ये, अच्छा ठीक है, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हो गए पूरे कंप्लीट हो गए, वो कौन सी स्थापत्य कला तो होगी पूरी। अब हम पढ़ेंगे आगे कौन सा, मूर्ति कला। मूर्ति कला को हम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं मूर्ति कला के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं मूर्ति कला में। तो मूर्ति कला में अगर हम बात करें मूर्ति कला की, तो मूर्ति कला के प्रमुख जो चित्र मूर्तिकार हैं उनके बारे में मैं नाम लिख देता हूँ, मूर्तिकारों के नाम लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला मूर्तिकार को जो है उसको बोला जाता है लोरेंजो गिबर्टी। लोरेंजो गिबर्टी। फिर दूसरा है, इसको बोला जाता है दानोतेल्लो। तीसरा जो है इसको बोला जाता है माइकल एंजेलो, ये चित्रकार भी था माइकल एंजेलो। और जो है एक और था कौन सा, राबिया, क्यूडेला राबिया। तो ये 4 चित्र मूर्तिकार हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। मूर्ति कला के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। माइकल एंजेलो पहले ही पढ़ चुके हो आप, ये चित्रकारी भी करता था, चित्रकार भी था, इसने कई चित्र बनाए थे। आपको याद होगा ना, गॉड क्रिएट द अर्थ, द डेलीज और गॉड डिवाइडिंग ऑफ द डार्कनेस, और जो है ये फॉलमैन
ये सारे के सारे चित्र किसने बनाए थे? माइकल एंजेलो ने। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है पूरी की पूरी, उसको आप देख लेना। पूरी सारी क्लासें फ्री चल रही है, वो आप नो टेंशन रहिए। माइकल एंजेलो, ये सबसे पहले हम बात करेंगे लोरेंजो गिबर्टी के बारे में। तो लोरेंजो गिबर्टी ने जो किवाड़ों के ऊपर चित्रकारी की थी उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए लोरेंजो गिबर्टी है, इसने जो है फ्लोरेंस के गिरजाघर के सामने, गिरजाघर के जो गेट है ना, उनके ऊपर एक तो पूर्वी द्वार था, एक उत्तरी द्वार था। तो उनके दोनों के ऊपर क्या किया था? टेस्टामेंट के जो दृश्य हैं, उन टेस्टामेंट के दृश्यों को उत्कीर्ण किया था इन दोनों के ऊपर। उत्तरी द्वार के ऊपर भी किया और पूर्वी द्वार के ऊपर भी किया। तो फिर माइकल एंजेलो ने इनको स्वर्ग में रखे जाने योग्य के बारे में कोई कथन बोले थे, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी कि फ्लोरेंस लिख करके बात करूंगा। फ्लोरेंस गिरजाघर के द्वार पर क्या किया इसने? मूर्ति कला। ये इसका जो द्वार है, द्वार पर उत्कीर्ण किया। अब उत्कीर्ण किया इसने, देखो भाई साहब, आपका उत्कीर्ण होता है उत्तरी द्वार। उत्तरी द्वार के ऊपर क्या किया? उत्तरी द्वार के ऊपर किया इसने द sacrifice उत्तरी द्वार। हाँ नहीं, पहले तो लिखा ही नहीं मैंने। कौन से चित्र बनाए थे? चित्र ये बनाए थे इसने, जब भी मैं अटक रहा हूँ, एक छोड़ दिया था मैंने, उसको पहले लिखूं बाद में लिखूं, पहले लिखूं बाद में लिखूं। तो ये जो है, ये इसने दिए थे, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, टेस्टामेंट के दृश्यों का चित्रण किया। किसने भी किसके उसने किया? जो दरवाजे थे ना, उत्तरी द्वार और पूर्वी द्वार, इनके ऊपर चित्रण किया। ठीक, तो इनके ऊपर जो चित्रण किया टेस्टामेंट का। टेस्टामेंट क्या होता है? टेस्टामेंट देखो, एक दीवार हुआ करती, दीवार मतलब नहीं, एक नगर साक होता था। उन नगरों का जो चित्रण किया गया था दीवारों के ऊपर, उनको किसने फिट किया? ये कांसे की दीवार, कांसे के जो किवाड़ थे, दरवाजे हुआ करते थे, इन दरवाजों के ऊपर क्या किया? चित्रण कर दिया इसने। अब एक एक दरवाजे को हम लेते हैं, जैसे उत्तरी द्वार के बारे में हम देखें तो, और ये माइकल एंजेलो जो है ना, माइकल एंजेलो ने क्या कहा इसके बारे में, वो तो उसको हम बाद में कहलवाएंगे माइकल एंजेलो को। तो फिलहाल तो हम लिखते हैं इसके बारे में, उत्तरी द्वार के बारे में। देखिए उत्तरी जो दरवाजा है, उत्तरी दरवाजा, तो उत्तरी दरवाजा के ऊपर इसने जो चित्रण किया था, वो चित्रण किया था द सैक्रिफाइस आइसेक। यानी कि ये एक चित्र का नाम है द सैक्रिफाइस ऑफ द आइसेक। आइसेक एक व्यक्ति होता है, उसको जो है उसकी बलि दी जा रही है, यानी कि बलि के लिए जो तैयार होता है उसका नाम था आइसेक, और उसको नग्न अवस्था में इसको चित्रित किया गया है, दिखाया गया है। देखिए उसको आप मत समझिए कि वो नग्न मूर्ति है, वो तो डेविड की है, इजराइल का राजा था, वो तो डेविड की है। 3000 साल पहले, 1000 ईसा पूर्व के अबाउट समथिंग थी। वो तो जो है वो दूसरी है, डेविड की मूर्ति है, वो तो वो नहीं है, ये दूसरी है। द सैक्रिफाइस आइसेक, यानी कि इसके अंदर क्या कुछ दिखाया गया है? इसके अंदर दिखाया गया क्या गया? ये कि भाई जो है बलि के लिए तैयार होते, बलि हेतु तैयार आइसेक,
बली है तो तैयार आई शेख को नग्न अवस्था में दिखाया गया। नग्न अवस्था में दिखाया गया। ये है या उत्तरी दरवाजे का चित्र। और पूर्वी जो दरवाजा है ना इसका, पूर्वी दरवाजा, तो पूर्वी दरवाजे के ऊपर कौन सा चित्र बनाया गया है? पूर्वी दरवाजे के ऊपर बनाया गया दरवाजा, जो पूर्वी दरवाजा है उसके ऊपर एक चित्र बनाया है जिसका नाम था कौन सा? चित्र का नाम था इसका द पैराडाइज, गेट्स ऑफ द पैराडाइज, गेट्स ऑफ द पैराडाइज। ये चित्र इसने कौन सी दीवार पर बनाया? पूर्वी दरवाजे के ऊपर बनाया। इसको याद रखना है, ये पूर्वी दरवाजे का चित्र है। और इन दोनों के बारे में ही माइकल एंजेलो ने क्या कहा? हिंदी में लिखता हूं मैं। माइकल एंजेलो ने क्या कहा इसके बारे में? माइकल एंजेलो ने कथन दिया, इनकी दोनों की प्रशंसा की, दोनों दरवाजों की क्या की इसने? प्रशंसा की, और कहा कि ये जो है दोनों दरवाजे स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। बताइए किस में रखे जाने योग्य हैं? स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। स्वर्ग में रखे जाने योग्य है, रखे जाने योग्य है। इसको नोट कर लेना, ये पूछ लिया जाता है कई बार, बार बार पूछा जा रहा है ये। इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लोरेंजो गिबर्टी हो गया कंप्लीट, ठीक है? ये लोरेंजो गिबर्टी हो गया पूरा। अब हम चलेंगे दोनों तेला। ये दोनों तेला, अरे आजा इधर आजा, ठीक है? बाद में ऊपर कर देंगे, खसका देंगे इसको। दोनों तेलो है ना, इसने 3 चित्र बनाए। तो एक तो बनाया था इसने संत मार्ग का चित्र, संत मार्ग का आदम कद चित्र, आदम कद चित्र, ठीक? मतलब मूर्ति, संत आदम कद मूर्ति किसने बनाई? दोनों तेलों ने। ये देखो इटली का सबसे प्रसिद्ध चित्र यही था इसका, दोनों तेलों का सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ चित्र ये। फिर इसका जो दूसरा सेकंड चित्र है ये डेविड बनाया था इसने, डेविड की मूर्ति। जो डेविड की मूर्ति बनाई थी ना इसने, ये डेविड कौन था? डेविड जो था ये जो इजराइल का राजा था, इजराइल का राजा था। कब था ये? 1000 लगभग 1000 से लेकर के और लगभग अबाउट समथिंग 970 ईसा पूर्व, यानी लगभग 3000 साल पहले। 2000 साल तो ईस्वी की हो गई और 1000 साल पहले की हो गई, यानी कि 3000 साल पहले की बात कर रहा है ये। तो ये डेविड की मूर्ति है, इजराइल का राजा था ये। और इसकी जो है इसको मार दिया था, इसने एक व्यक्ति को मार दिया था डेविड ने। किसको मारा था? देखिए, फिलिस्तीनी एक योद्धा था, फिलिस्तीनी योद्धा, फिलिस्तीनी महाकाय योद्धा, महाकाय योद्धा। उस फिलिस्तीनी महाकाय योद्धा का नाम क्या था? उसका नाम था गोयालिथ। गोयालिथ को गुलेल के पत्थर से मारकर, गुलेल के पत्थर से मारकर
पत्थर से मारकर मृत शरीर के ऊपर खड़ा हुआ, मृत शरीर पर खड़ा हुआ। तो ये किसका चित्र था? ये डेविड का चित्र था। और इसमें जो ये खड़ा हुआ था ना, इसकी जो नगन अवस्था थी, नगन मूर्ति थी, ये किसके ऊपर खड़ी थी? ये गोएलिथ, यानी कि एक फिलिस्तीन का महाकाय योद्धा था, इसको इसने मार दिया था गुलेल के पत्थर से। किसने मारा था? डेविड ने मारा था, राजा था ये डेविड, तो इसने इसको मार दिया था गोएलिथ को गुलेल के पत्थर से। और ये पुनर्जागरण काल की प्रथम नगन मूर्ति किसने बनाई थी? दोनोतेल्लो ने बनाई थी। किसकी? इस डेविड की मूर्ति, यानी पुनर्जागरण काल की नगन मूर्ति, पुनर्जागरण काल की। इसको ऊपर खसका देता हूँ, ये बस इसका यही आएगा, एक दो चित्र और आएंगे इसके, फिर इसको फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, पुनर्जागरण काल की। इसको ऊपर ही लिख दूं क्या? नहीं आएगा, ये आ जाएगा। देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुनर्जागरण काल की प्रथम नगन मूर्ति, प्रथम नग्न मूर्ति, नग्न मूर्ति किसकी थी? डेविड की थी। अच्छा, डेविड की मूर्ति की दानोतेल्लो ने बनाई थी क्या? ना, माइकल एंजेलो ने भी बनाई थी, बाद में बनाई थी, लेकिन अभी नहीं बनाई थी, थोड़ा बाद में बनाई थी। तो ये दानोतेल्लो की हो गई है प्रथम नगन मूर्ति। इसके अलावा और भी बनाई थी क्या इसने? बिल्कुल बनाई थी। देखो, एक तो हो गया संत मार्ग का आदमकद मूर्ति, पहला तो ये हो गया, फिर दूसरी ये हो गई, और एक और बनाई थी इसने, मतलब इसको बोलते हैं हम, देखो इसका नाम था गट्टा मेलात, ये तो इसका नाम था लास्ट का। और ये था तियेरे, ये इसका सेकंड नाम था। फिर ये था कांदे तियेरे गट्टा मलोत। ये कौन था? ये दूसरा इटली में एक बाड़े का सेनापति था, इटली के बाड़े की सेना का नेता, बाड़े की सेना का नेता, सेना का नेता। तो ये था इटली में बाड़े की सेना का क्या? नेता। इसका नाम था कांदे गट्टा में लात, यानी गट्टा में मारी लात, कांदे लेकर के। याद रखना पड़ेगा भाई साहब, इसको ऐसे नहीं होगा। ये कौन सी मूर्ति थी? ये कांसे की मूर्ति थी भाई साहब, कांसे की मूर्ति। तो इनको याद रखना है, मोस्ट चीजें हैं। 3 मूर्तियां इसने बनाई थी। देखो तीनों को मैं टिक कर देता हूँ। पहली मूर्ति ये हो गई है, दूसरी मूर्ति डेविड की मूर्ति हो गई, तीसरी हो गई कांदे तियेरे गट्टा मेलात। तो ये 3 मूर्तियों को दोनोतेल्ला की याद रखनी है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। माइकल एंजेलो जो है, इसको नीचे खसकाता हूँ मैं, आजा भाई, ठीक है। जो माइकल एंजेलो है ना, इसने भी कई मूर्तियां बनाई थी, चित्रकार भी था ये, कई चित्र भी बनाए थे, कई मूर्तियां बनाई थी। तो ये सब कुछ ही था ये माइकल एंजेलो। तो इसकी जो मूर्तियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मूर्ति की अगर बात करें तो ये पाइटा नाम की मूर्ति बनाई थी इसने। पाइटा मूर्ति है एक, मतलब ईसा मसीह को, एक मैरी नाम की एक महिला है जो ईसा मसीह को अपनी गोद में सुलाए हुए है, मूर्ति बनाई इसने। किसकी बनाई हुई थी? ये माइकल एंजेलो की, यानी कि ईसा को गोद में लिए, ईसा को गोद में लिए। पाइटा की मूर्ति, ईसा को गोद में लिए। मैरी की मूर्ति, ईसा को गोद में लिए।
गोद में लिए मैरी की मूर्ति, मैरी की मूर्ति। आप इसको लिखोगे ना कि पाइटा की फोटो दिखाओ, गूगल आप करोगे पाइटा को, तो एक मूर्ति सी दिखाई देगी। एक महिला है जो इसको ईसा मसीह को ऐसे गोद में लिए हुए है। ईसा मसीह ऐसे नीचे टांग बैठी है उसकी, और ऐसे गर्दन को पीछे डाल रखा है, उसने एक हाथ नीचे पड़ा है ऐसे, उसको हाथ गोदी में लिए हुए बैठी है मैरी। तो ये पाइटा की मूर्ति किसने बनाई थी? पहली मूर्ति हो गई है। फिर माइकल एंजेलो की जो सेकंड मूर्ति इसने बनाई थी, ये बनाई थी डेविड की मूर्ति, डेविड की मूर्ति। अभी मैंने आपको बताया ना, डेविड की मूर्ति दो बनाई गई है। एक तो बनाई थी दोनों तेलों के द्वारा प्रथम नग्न अवस्था में, इसकी भी नग्न अवस्था में थी, लेकिन कांसे में बनाया था, वो संगमरमर की थी, ये कांसे की थी, बस फर्क इतना ही है। तो ये डेविड की मूर्ति बनाई किसके कहने पर? फ्लोरेंस वासियों के कहने पर डेविड की मूर्ति बनाई। वीर पुरुष के रूप में बनाई, यानी तलवार के अंदर उसने एक तलवार ले रखी है, मतलब हाथ में उसने तलवार ले रखी है इसने, डेविड ने, और नग्न अवस्था में कांसे के रूप, कांसे की है ये। फ्लोरेंस निवासियों के कहने पर, फ्लोरेंस निवासियों के कहने पर, यूं के कहने पर एंजेलो ने भी डेविड की मूर्ति बनाई। डेविड मूर्ति वीर पुरुष के रूप में बनाई, वीर पुरुष रूप में कांसे से निर्मित की, कांसे द्वारा निर्मित। देखो मैं फोटो भी थी मेरे पास और मैंने अभी यहाँ लगाई नहीं है, कोई बात नहीं है, आप गूगल कर लेना। सेकंड फोटो हो गई है डेविड की मूर्ति। फिर इसकी एक ये जो है ना, ये पाइटा, ये खुद की समाधि के लिए, यानी कि स्वयं की कब्र के लिए बनाई थी, स्वयं की कब्र के लिए, कब्र हेतु। कौन सी मूर्ति? पाइटा बनी कि भाई मैं मरूंगा जब मेरी कब्र के अंदर रखूंगा इस पाइटा को, और ये इसलिए तो संभवतः खुद के लिए बनाई थी ये, बाकी वो कंफर्म नहीं है ऐसे कि भाई खुद के लिए ही बनाई होगी, क्योंकि सबूत थोड़ी मिला है उसमें, वो तो खाली अपने को देखने को मिलता है किताबों में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक मूर्ति और बनाई थी इसने, डॉन की मूर्ति। डॉन में एक महिला जो है ये पीछे की ओर देखते हुए बनाई है, महिला जो है पीछे की ओर देख रही है, पीछे की और सिर किए हुए, सिर किए हुए ऐसे नहीं देखते हैं जैसे कोई ऐसे बैठा है और कोई पीछे से बोले ऐसे, अरे ले इसको पकड़, हाँ ऐसे ऐसे पीछे देखते हुए एक महिला की फोटो है। डॉन नाम की मूर्ति है ये। तो ये है माइकल एंजेलो। इसके अलावा और भी बनाई थी, जहाँ बनाई थी इसने, एक तो देखो इसका नाम जो है सनसेट, सनसेट। इसमें एक ताकतवर इंसान होता है, वो ताकतवर जो मानव होता है, ये मानवीय समस्याओं से उलझा हुआ है, मानवीय समस्याओं से उलझा हुआ, समस्याओं से उलझा हुआ, ये उलझा हुआ, ये पुरुष है जो किससे उलझा हुआ है? मानवीय समस्याओं से, इसको सनसेट बोला गया है। एक मूर्ति जूलियट, जो पोप जूलियट, पोप है ना, पोप है जूलियट सेकंड, इस जूलियट सेकंड की कब्र हेतु बनाई गई मूर्ति है, एक कब्र हेतु। ब्राउन स्लेव, एक तो ब्राउन स्लेव और एक मोसेस, मोसेस। ये दोनों मूर्तियां किसके लिए बनाई गई थी? ये जूलियट सेकंड की
कब्र के लिए बनाई गई थी। तो कितनी मूर्तियां हो गई, 1 2 3 4 और 5। ये माइकलैंजेलो द्वारा बनाई गई 5 मूर्तियां हैं, इनको आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्यूडेलस राबिया, ये कोई मूर्तिकार नहीं था, ये तो बस केवल स्कूल खोला चीनी मिट्टी की मूर्ति निर्माण हेतु, चीनी मिट्टी के मूर्तिकारों हेतु, चीनी मिट्टी के मूर्तिकारों हेतु क्या बनाया, विद्यालय खोला। जैसे अपने इंग्लिश मीडियम कोई खोल दे कि भाई इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल हम खोलते हैं, ऐसे पहले चीनी मिट्टी भी अलग चला करती थी, इंग्लिश मीडियम आ गई थी, नई नई तरीके चीनी मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने लग गए थे। तो ये चीनी मिट्टी का विद्यालय खोल दिया इसने। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्यूडेला राबिया था ये। इतालवी दर्शन के अंदर कौन कौन से विद्वान आ जाएंगे, इसको हम देखते हैं। इतालवी दर्शन में तो एक तो आ जाएगा कासिमो डी मेडिची, ये इतालवी दर्शन का एक विद्वान था है। इसके अलावा कासिमो डी मेडिची हो जाएगा, इसके फिर भी इसने विद्यालय खोला, उसके अंदर 2 शिष्य थे। उसके बाद में आ जाएगा लोरेंजो वाला, ये हो जाएगा। फिर इसके अलावा एक विद्वान था जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। बताइए मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया चित्र था, तो लियोनार्डो दा विंची का चित्र था। और इसके अलावा हो जाएगा मैकियावेली, इसको यूनान का क्या बोला गया है, चाणक्य बोला गया है। ठीक है, यूरोप का चाणक्य। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने इतालवी दर्शन के लिए कुछ कार्य किया है। तो उनको एक एक को लेकर के चलते हैं हम। कासिमो डी मेडिची के बारे में हम चर्चा करते हैं। कासिमो डी मेडिची ऐसे थोड़ा सा ठीक होता है कि क्योंकि जैसे दर्शन पढ़ रहे हैं तो कितने व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा चक्कर सा भी आ रहा है। कासिमो डी मेडिची जो है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये जो है, इसने इटली में क्या खोला, एक अकादमी की स्थापना की। कासिमो डी मेडिची जो है, इसने इटली के अंदर एक फ्लोरेंस नगर है इटली में, तो इस फ्लोरेंस में एक विद्यालय की स्थापना की। देखो, एक तो था अरस्तु, एक था सिजरो। अरस्तु और सिजरो को लेकर के काफी जो लोग हैं वहाँ के फ्लोरेंस नगर के जो निवासी हैं, उनके अंदर आपस में खींचातानी लगी रहती थी। कोई बोलता था हाँ, कोई बोलता था ना, कोई जो है अरस्तु की गुणगान करता था, कोई करता था सिसरो जिंदाबाद। तो ऐसे खींचातानी रहती थी। तो इन दोनों के बारे में ही हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, अरस्तु और इधर है सिसरो। ठीक है, ये तो है नगर राज्यों का समर्थक, ये नगर राज्य का समर्थक था। इसका मतलब क्या था और इसका मतलब क्या था, ये था साम्राज्यवादी। देखो, साम्राज्यवादी और नगर राज्य का मतलब क्या होता है। नगर राज्य का मतलब होता है छोटा सा शहर जिसके अंदर पूरी की पूरी सुख सुविधाएं हो, पूरा प्रशासन हो, राजधानी राजा वगैरह हो। ये छोटा हो, लेकिन शहर छोटा हो। वो कौन सा सिस्टम था, सिसरो जो है पूरा का पूरा साम्राज्य को फैलाव का था, यानी कि साम्राज्य बढ़ाने के ऊपर विश्वास करता था। पॉलिटिक्स और कानून और विज्ञान के ऊपर चलने वाला व्यक्ति कौन था, सिसरो था। ये दर्शन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति था, धर्म के ऊपर चलने वाला था कि भाई जो नगर है, जो शहर है, वो छोटा होना चाहिए, उसमें सुख सुविधाएं बेस्ट देखी जा सकती है, संचालन ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो क्या था, साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था। इसलिए जो फ्लोरेंस के जो निवासी थे, इन दोनों में आपस में खींचातानी रहती थी है। तो ये सिस्टम था इनका। तो अब जिनको जो ज्ञान अच्छा लगता है वो सिसरो के साथ जा सकते, अरस्तु के साथ जा सकता है। जो साम्राज्य बढ़ाता है वो किसके, सिसरो के साथ जा सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फ्लोरेंस के अंदर क्या हुआ कि एक
प्लाटोनिक एकेडमी की स्थापना की जाती है। प्लाटोनिक एकेडमी की स्थापना कौन करता है? कासिमो डी मेडिची, फ्लोरेंस नगर में। और इसके जो कासिमो प्लाटोनिक एकेडमी है, इसके अंदर दो शिष्य होते हैं। एक तो था मर्सिलियो फेसिनो और एक था कौन सा? जियोवान्नी मेरांडोला। ये दोनों क्या थे? मानवतावादी। इन दोनों ने मानवतावादी मूलभूत सिद्धांतों का क्या किया? मूलभूत सिद्धांत दिए। मूलभूत सिद्धांत कौन से दिए? इन दोनों ने कहा कि भाई जो है, मानववादी जो मूलभूत जो सिद्धांत दिए थे, किन दोनों ने? एक तो फेसिनी और एक मेरांडोला। और भी कई थे जो मानववादी रहे हैं, जैसे पेट्रोक हो गया। पेट्रोक मानववाद का क्या होता है? वो उसको मानवतावाद का जनक बोला जाता है। यानी कि मानव के ऊपर ठीक इन्होंने अपने सिद्धांत दिए दोनों ने। और भी इनके साथ में और भी शिष्य थे। तो इन दोनों ने क्या कहा कि जो एक तो होता है चित्त, एक तो होता है क्या? चित्त और शरीर। ये दो, एक तो चित्त और एक शरीर। देखो, चित्त तो मन को बोलते हैं, यानी कि अपने मन के, यानी खोपड़ी के अंदर, यानी मन जो होता है ना, वो मन अलग होता है। और जो शरीर होता है, वो शरीर के अंदर मन होता है। यानी कि ये शरीर है। तो मन शरीर के अंदर, शरीर होगा तो चित्त होगा। ये शरीर होगा तो क्या होगा? चित्त होगा, मन होगा। तो देखिए, चित्त और शरीर दोनों की अखंड एकता दोनों की, यानी कि दोनों अलग नहीं हो सकते। शरीर के अंदर ही तो चित्त है, मन है। तो दोनों की अखंड एकता और भौतिक वस्तुओं की उच्च मूल्यन का खंडन किया। उच्च मूल्यन का क्या किया? खंडन किया। किसने किया? इन मानवतावादियों ने। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ होता है कि भाई जो चित्त जो है, शरीर जो है, इसकी अखंड एकता, दोनों एक रहेंगे। यानी कि जो मन सही होगा, शरीर सही होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। शरीर भी खराब होगा तो मन भी चिट करता रहेगा। ठीक है। दूसरा, भौतिक वस्तुओं की उच्च मूल्यन किया गया है, यानी कि सुख सुविधा, यानी कि ऐश करने की जो वस्तुएं हैं वो सीमित और लिमिट थी उनकी। तो उनके जो दाम है, उनकी जो मांग है, वो ज्यादा होने के कारण वो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो उनका खंडन किया गया है कि ये हर व्यक्ति को ही क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये विशेष वर्ग को ही क्यों दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजों का खंडन किन दोनों ने किया? मानवतावादी। यानी कि भाई मानव सभी एक है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ठीक है। तो इनका खंडन किनने किया? इन मानवतावादी जितने भी थे, इन्होंने किया। इरेस्मस भी मानवतावादी था। इरेस्मस भी क्या था? मानवतावादी। तो ये तो कासिमो डी मेडिची। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है। लोरेंजो वाला आ जाए भाई। लोरेंजो वाला देखो भाई, लोरेंजो वाला जो है, लोरेंजो वाला इसने क्या कहा? लोरेंजो वाला ने बोला, इसने बोला क्या बोला कि जो है एपिक्यूरस सिद्धांतों का समर्थन किया। एपिक्यूरस सिद्धांत को स्वीकार किया। ये क्या है? एपिक्यूरस एक विद्वान था।
जिसने ये सिद्धांत दिया था, जिस अपने नाम से इसने सिद्धांत जगा दिया, एपिक्यूरस। एक विद्वान था जिसने कहा था कि जो सुख है ना वो अनंत सुख है। वो सुख तब होगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ होगा, तो क्या होगा, सही सुख मिलेगा। तो इसने इसको क्या किया, समर्थन किया लोरेंजो वाला ने। यानी कि भाई पहली बात तो शरीर के अंदर कष्ट नहीं होना चाहिए, शरीर क्या हो, कष्ट रहित हो, कष्ट रहित शरीर हो। और मन क्या हो, प्रसन्न, मन प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, तो क्या मिलेगा, ये अनंत सुख होगा। अनंत क्या है, सुख मिलेगा। ये किसने कहा था, ये एपिक्यूरस विद्वान ने कहा था, जिसका समर्थन किसने किया था, लोरेंजो वाला ने किया था। तो इसने जो लोरेंजो वाला है, इसने क्या किसका समर्थन किया कि जो प्रशांत सुख है ना, प्रशांत सुख वही क्या है, अनंत सुख है। अनंत क्या है, सुख। किसने स्वीकार किया, लोरेंजो वाला ने। इस लोरेंजो वाला को क्या बोला जाता है, वैसे अगर हम देखें तो लोरेंजो वाला को हमने पढ़ा था कि इसको आधुनिक युग का वास्तविक आलोचक बोला जाता है। यानी कि वास्तविक आलोचना करने वाला वास्तविक व्यक्ति कौन था, लोरेंजो वाला, जिसने हर व्यक्ति की क्या की, डेढ़ गुण की थी, किसी को नहीं छोड़ा इसने, किसी को बख्शा नहीं। तो ये इसको अंडरलाइन कर लेना जी। लियोनार्डो दा विंची, इसने क्या कहा, इसने कि जो भाई जो है ना, मानव को युद्धों की भत्सना की, इसने युद्धों की भत्सना की और कहा कि मानव को मारना अत्यधिक नरसंस्कारी है। मानव को मारना अत्यधिक नरसैंगिक नरसंसक कार्य है। यानी कि शोभा नहीं देता है, मानव को मत मारो, लियोनार्डो दा विंची ने कहा। ठीक, तो इसको आपको ले लेना स्क्रीनशॉट। मैं क्या बोला है, मैं क्या लेने कुछ पॉइंट बोले हैं, इसको लिख लेना आप। मैं क्या लेने कहा है, सबसे पहले तो इसकी एक किताब थी जिसको बोला गया है क्या, डिस्कोर्सेज ऑफ मैगी, डिस्कोर्सेज ऑफ कीवी, कीव बोलते हैं इसको, कीव, डिस्कोर्सेज ऑफ कीव। ये क्या है, इसकी एक बुक है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि राजा को उदासीन होना चाहिए। राजा को क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। उदासीन किसके बारे में कहा इसने कहा कि राजा जो है ना, ये धार्मिक वस्तुओं के, धार्मिक और नैतिक विचारों पर उदासीन रहे। धार्मिक और नैतिक विचारों को लेकर के राजा को क्या होना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए। कि भाई किसी भी धर्म के ऊपर वो कोई फालतू कमेंट नहीं करे, किसी धर्म को वरीयता ना दे, राजा का कर्तव्य है। इसने कहा राजा के बारे में ऐसा, किसने कहा, मैकियावेली ने। और कहा कि भाई जो सफल राजा है ना, वो सफल राजा को राज्य की संकट घड़ी में अन्य राजाओं से किया गया, अन्य राजाओं के साथ की गई संधियों प्लस जनता के वादों को तोड़ देना चाहिए। जनता के वादों से मुकरने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।
मुकरने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। भाई सीधा कह देना चाहिए कि भाई देखो वैसी बात है, राज्य संकट में है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कोई भी वादा निभा नहीं सकता क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन चल रही है इसलिए। अब ये फिर रोज रोज ही ऐसे कर रहे हैं अपनी जो राजनेता है वो, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी आपको नोट्स किताब होंगी, काशी मोदी मेडिसिन होंगे, बस फिनिश टोटल। संगीत कला को देख लीजिए। संगीत कला के अंदर देखिए ये फिनिश हो गया लगभग। संगीत कला के अंदर अगर मैं आपको बताऊं बात है तो एक देखिए प्रमुख संगीतज्ञ की अगर प्रमुख, अरे दूसरा मार्टिन लूथर का दूसरा है, मार्टिन लूथर, इसकी हम बात करें मार्टिन लूथर की, तो मार्टिन लूथर ने कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी कि धार्मिक जो उत्सव होते हैं, धार्मिक उत्सवों में संगीत का कार्यक्रम शुरू करवाने की कल्पना की। धार्मिक उत्सवों में संगीत कल्पना की इसने कि संगीत कार्यक्रम, रंगमंच कार्यक्रम हो जाना चाहिए। और 16वीं सदी का जो दौर था ना, 16वीं सदी का दौर, इसी 16वीं सदी के दौर को क्या बोला गया है, संगीत का स्वर्ण युग बोला गया है। बताइए किसका गण, संगीत का स्वर्ण युग बोला गया है। स्वर्ण युग स्वर्ण युग बोला गया है किसका, संगीत का स्वर्ण युग। इसमें प्रमुख संगीतकारों की अगर बात करें तो प्रमुख संगीतकार अगर बात करें इसकी, तो प्रमुख संगीतकार इस समय के प्रमुख संगीतकार कुछ पॉइंट है उनको नोट कर लेना आप। जैसे जॉन बुल हो गया, जॉन बुल, विलियम बर्ड हो गया, विलियम बर्ड, और तो और इसके अलावा जॉन बुल हो गया, विलियम बर्ड हो गया, और तो और आपका एक और था, बस ये दो प्रमुख है, ठीक है, दो ही हैं ये मैन दो, इनको याद रखना है। ये दोनों संगीतज्ञ हैं प्रमुख, और इनके अलावा हो सकता है और भी कोई दे, लेकिन इन दोनों को आपको याद रखना है, दो मिल जाएंगे आपको उसमें संगीत कला के अंदर। फिर इसके अंदर जो वाद्य यंत्र होता है, एक रूबिक वाद्य यंत्र था पहले। ये रूबिक वाद्य यंत्र के स्थान पर कौन सा वाद्य यंत्र लाया गया, रूबिक वाद्य यंत्र के स्थान पर एक वाद्य यंत्र लाया गया जिसको बोलते हैं वायलिन। पहले रूबिक चला करता था, इसकी पैनी आवाज थी, इसलिए इसके स्थान पर क्या लाया गया था, वायलिन। ये तार के ऊपर ऐसे खींच करके ये वायलिन चो 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 ऐसे ठीक है, तो ये वायलिन था। और इसके पहले मध्यकाल में एक और चला कर, चलो छोड़ो इसको, फिलहाल तो ये संगीत कला में ये पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मेन चीजें हैं। ये मार्टिन लूथर जो है ये संगीतज्ञ में सबसे पहला व्यक्ति यही था संगीतज्ञ में। और हाँ एक और चीज नोट डाउन कर लेना, एक शास्त्रीय नृत्य था पहले, शास्त्रीय नृत्य जिसको बोला गया है ओपेरा। इस ओपेरा की शुरुआत की थी 1594 में, सर्वप्रथम प्रस्तुत यही किया गया था। सर्वप्रथम शास्त्रीय नृत्य था जो प्रस्तुत किया गया, ठीक है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य, ओपेरा, इसको आपको याद रखना है। और ठीक है, मेन पॉइंट है, आपको इनको याद करना है, नोट डाउन करते रहना है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में अगला एक और वीडियो बनेगा, उसमें फिर आपको फिनिश करवा दूंगा। फिर पैड चलाएंगे, पोल्ट्री 2 सुबह 2 शाम, 2 सुबह 2 शाम पैड कर देंगे, काम करना 10-15 दिन। एक वीडियो और बनेगा भी इसका, उसके बाद में फिर धड़ाधड़ ठोकेंगे वीडियो 4-4-5-5। थैंक यू।